आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने आज राज्य सरकार की इंदिरा आवास योजना के तहत लाभार्थियों का चयन करने के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च किया। योजना के तहत लाभार्थियों का चयन शुक्रवार से किया जाएगा। अधिकारी गांव का दौरा कर आवेदनों का सत्यापन करेंगे और लाभार्थियों का चयन करेंगे। योजना के पहले चरण के तहत सरकार 4.5 लाख घरों के निर्माण के लिए गरीबों को सहायता प्रदान करेगी। सरकार पात्र गरीब लाभार्थियों जिनके पास भूखंडन है को घर के निर्माण के लिए 5 लाख रुपए मंजूर करेगी। अगले चरण में भूमिहीन गरीबों को आवास स्थल और 5 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे। यह योजना 11 मार्च को भद्राद्री कोट्टागुडेम जिले के भद्राचलम में मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि पहले चरण के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3500 घर बनाए जाएंगे। योजना के तहत सबसे गरीब लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। दलित, आदिवासी, कृषि श्रमिक, शारीरिक रूप से विकलांग, स्वच्छता कार्यकर्ता, एकल महिला और ट्रांसजेंडर को प्राथमिकता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबों को अपने घर के साथ सम्मानजनक जीवन का सपना पूरा करने में मदद करने का प्रयास किया था। उन्होंने दावा किया कि इंदिरा अम्मा घरों के बिना कोई गाँव नहीं है। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 के बीच इंदिरा अम्मा योजना के तहत 25 लाख से अधिक घर बनाए गए। सीएम रेड्डी ने कहा यह योजना 4,000 रुपए प्रति यूनिट से शुरू हुई है और वाईएसआर के शासन के दौरान बढ़कर 1.21 लाख रुपए हो गए। अब जनता की सरकार में प्रति यूनिट लागत बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह ऐप ऐसे समय लॉन्च किया जा रहा है जब कांग्रेस सरकार अपना पहला साल पूरा कर रही है। सीएम रेड्डी ने दोहराया कि बीआरएस ने राज्य को वित्तीय संकट में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस राज्य में सत्ता में आई तो उसे बीआरएस द्वारा उठाया गया 7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला। बीआरएस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री टी हरीश राव को राहत देते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज पुलिस को अगले आदेश तक फोन टैपिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने बीआरएस नेता द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने का आदेश देने की मांग की गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पुलिस अपनी जांच जारी रख सकती है और हरीश राव को जांच में सहयोग करने को कहा। सिद्दीपेट के विधायक ने हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के अगले दिन बुधवार को एक याचिका दायर की। शिकायतकर्ता जो फार्मर्स स्टेट फाउंडेशन के संस्थापक भी है, उन्होंने उत्पीड़न, धमकी और गैरकानूनी फोन निगरानी का आरोप लगाया। हुजूराबाद बीआरएस के विधायक पाड़ी कौशिक रेड्डी को हैदराबाद के कोंडापुर स्थित उनके आवास पर भारी तनाव के बीच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह घटना बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में एक पुलिस अधिकारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के आरोप में उनके और 20 अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज मामले के बाद हुई है। आज सुबह उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई और बाद में उन्हें स्थान से हटा दिया गया। गिरफ्तारी से पहले पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ बीआरएस नेता टी हरीश राव और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता कौशिक रेड्डी के आवास पर एकत्रित हुए। हरीश राव ने घर में घुसने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जवाब में बीआरएस कार्यकर्ताओं ने संपत्ति के गेट को तोड़ने की कोशिश की। इस हंगामे के दौरान पुलिस ने हरीश राव को हिरासत में ले लिया और घटनास्थल से दूर ले गई। बीआरएस ने इसे अवैध गिरफ्तारी करार दिया और मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की लोकतंत्र विरोधी प्रथाओं की निंदा की। एक पुलिस अधिकारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के आरोप में कौशिक रेड्डी और 20 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बुधवार को पी कौशिक रेड्डी कुछ लोगों के साथ बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने गए और आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके फ़ोन टैप कर रहे थे। वह चाहते थे कि पुलिस जांच कर उन लोगों की पहचान करे जो उनके फ़ोन पर बातचीत टैप कर रहे थे और उन पर कार्रवाई की जाए। तेलंगाना के वन मंत्री कोंडा सुरेखा ने अपनी हालिया टिप्पणियों से विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें उन्होंने विपक्षी सदस्यों को कांग्रेस मंत्रियों की आलोचना करने और असंतुष्टों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अपनी टिप्पणियों के दौरान उन्होंने विशेष रूप से भारत राष्ट्र समिति के विधायक पाड़ी कौशिक रेड्डी पर निशाना साधते हुए कहा, उन्होंने अपना दिमाग खो दिया है। हुजूराबाद में एक पागल आदमी है। हुजूराबाद विधायक सदन में ताली बजाकर और चिल्लाकर विधानसभा की कार्यवाही को बाधित करते रहते हैं। रेड्डी के बारे में अपनी टिप्पणियों के अलावा सुरेखा ने राज्य के सड़क और भवन मंत्री कोमाटिरेड्डी वेंकट की रेड्डी को कथित तौर पर गाली देने के लिए भाजपा विधायक पैदे राकेश रेड्डी की आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा कलेक्टरों को कांग्रेस नेताओं को आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश देने की प्रथा का बचाव करते हुए तर्क दिया,
मंत्री चुनाव में हारने वाले कांग्रेस उम्मीदवारों से कड़ी मेहनत करने और लोगों का विश्वास जीतने के लिए कहेंगे, लेकिन इसे गंभीर मुद्दा बनाना समझदारी नहीं होगी। सुरखा ने बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव पर भी निजी हमला किया और दावा किया कि वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और राज्य के वित्त के बारे में जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केटीआर युवाओं को प्रभावित करने और उन्हें कांग्रेस सरकार के खिलाफ करने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। हैदराबाद के सांसद असुद्दीन अवैसी ने रेलवे संशोधन विधेयक 2024 के संबंध में लोकसभा को संबोधित किया, जिसमें फलकनुमा और शास्त्रीपुरम रेल ओवरब्रिज के निर्माण में लंबी देरी पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि 4 साल से लंबित ये परियोजनाएं संभावित रूप से अपनी अपूर्णता के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती है। वहीं अवैसी ने शास्त्रीपुरम आरओबी के निर्माण के दौरान 10 से 15 जिंदगियों की दुखद हानि का उल्लेख किया और इन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को पूरा करने की तत्कालिकता पर जोर दिया। अवैसी ने रेलवे संशोधन विधेयक 2024 की जबरदस्त आलोचना की, जिसमें यात्री सुरक्षा, कर्मचारियों की कमी और उचित मुआवजा तंत्र जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में इसकी कमियों पर जोर दिया। अवैसी ने चौंकाने वाले आंकड़ों पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया है कि रेलवे प्रणाली में 53,000 से अधिक सुरक्षा संबंधित रिक्तियां खाली है। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने 9 दिसंबर को सुबह 10:30 पर तेलंगाना विधानसभा सत्र शुरू होने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की। तेलंगाना विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत कांग्रेस सरकार के सत्ता में पहला वर्ष पूरा होने के साथ ही होगी। हाल के हफ्तों में फसल लोन माफी, मूसी नदी के पुनर्जीवन और किसानों के कल्याण योजनाओं जैसे विभिन्न मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस के साथ एक जोरदार उद्घाटन सत्र की उम्मीद है। इस सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। एक साल पहले कांग्रेस सरकार के गठन के बाद से विधानसभा सत्र में नियमित रूप से भाग नहीं लेने के लिए बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर को सदन में बहस में भाग लेना चाहिए। वह इस साल जुलाई में तेलंगाना विधानसभा का बजट सत्र 23 से 31 जुलाई तक आयोजित किया गया था। बीआरएस नेता दासोजू श्रवण कुमार ने कहा कि दुर्भाग्य से तेलंगाना में पुलिस दमन एक असफल शासन की अंतिम शरण स्थली है। रेवंत रेड्डी एक सीएम के रूप में एक बड़ी विफलता साबित हुए हैं। तेलंगाना में लोगों का शासन नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसे आदमी को तेलंगाना का सीएम कैसे बना दिया? वह तेलंगाना के लोगों को बर्बाद कर रहा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा दायर अपील पर एक राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया, जिसमें एमयूडीए साइट आवंटन घोटाले में उनके खिलाफ जांच की मंजूरी देने के राज्यपाल के फैसले को बरकरार रखने वाले एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. अंजरिया और न्यायमूर्ति के.वी. अरविंद की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी 2025 को तय की है। 24 अक्टूबर को सीएम ने एकल न्यायाधीश पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की, जो उनके लिए एक झटका था। सिद्धारमैया पर एमयूडीए द्वारा उनकी पत्नी पार्वती बी.एम. को 14 साइटों के आवंटन में अवैधताओं के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। न्यायमूर्ति एम नगप्रसन्ना की पीठ ने 24 सितंबर को मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी को चुनौती देने वाली सीएम की याचिका को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि राज्यपाल का आदेश कहीं भी दिमाग के प्रयोग की कमी से ग्रस्त नहीं है। सिद्धारमैया ने तब एक प्रमुख इलाके में एमयूडीए द्वारा 14 साइटों के आवंटन में कथित अनियमितताओं में उनके खिलाफ जांच के लिए गहलोत की मंजूरी की वैधता को चुनौती दी थी, जो टीजे अब्राहम, प्रदीप कुमार और स्नेहमयी कृष्ण द्वारा दायर 3 याचिकाओं पर आधारित थी। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।